स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट में समाप्त किया हुआ हूँ। पहले आपको याद होगा, फर्स्ट पार्ट में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिस्कस किया था। सेकेंड पार्ट में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को स्टार्ट किया, जिसमें रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन एंड वाटर को हमने देखा था। और जिसमें हम लोग पढ़े थे कि मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर। मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं जिनका केमिकल नेचर बेसिक होता है। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स विच आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल्स कैसा ऑक्साइड बनाते हैं? तो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। दोनों की एक्टिविटी भी मैंने डिस्कस किया। थर्ड पार्ट में हमने देखा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स। हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, एंड यू understood that when metal react with dilute acid they produce hydrogen gas। उसमें भी हमने आपको एक्टिविटी का जिक्र किया है कि आप जब टेस्ट ट्यूब ले लेंगे और उसमें अलग अलग डाइल्यूट एसिड्स जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे और उसमें डिफरेंट मेटल जैसे जिंक है, कॉपर भी आप डाल के देख सकते हैं, कॉपर का टर्निंग है, जिंक का ग्रेन्यूल्स है, मैग्नीशियम का रिबन है, आयरन का टुकड़ा है। इतने मेटल्स को आप अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे और ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें आपको लगेगा कि फर्बिशंस हो रहा है, बबल फॉर्मेशन हो रहा है, इट मीन्स रिएक्शन इज गोइंग ऑन। उसके बाद आप उसमें क्या करते हैं, बर्निंग मैचस्टिक ले जाते हैं और वो अगर पॉप साउंड के साथ जलता है तो इट शोज द गैस इज हाइड्रोजन। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी डिस्कस किया कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेज लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। जैसे अगर आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हो और उसमें जिंक डाल देते हो या आयरन डाल देते हो तो वो क्या करता है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा जिंक, और आयरन भी डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को और बना लेगा आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। लेकिन उसी तरह अगर आप जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लो या आयरन सल्फेट का ले लो और उसमें कॉपर टर्निंग डाल, सॉल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक एंड आयरन। फिर हमने यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल को डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ें आपके जो सिलेबस में हैं मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में, उसका ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने समाप्त कर दिया है। और आई होप दैट आप लोग उसको अच्छी तरीक़ा से नोटबुक में लिख लिए होंगे और उसको समझ के याद कर रहे होंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहा हूँ इस पार्ट में, जो आपने तैयारी की है, आपने समझा है, पढ़ा है, उसके बेसिस पे छोटे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। और कुछ ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर हैं जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर से लिए गए हैं, उसको मैंने यहाँ सॉल्यूशन के साथ लाया हूँ आपके समक्ष और डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हो। फिर भी अलग अलग स्टूडेंट है, किसी का लेवल अपना अपना होता है, और आप क्या लिख रहे हैं उसको आप कंपेयर करें इससे, इस आंसर से, तो आपको पता चल जाएगा कि आप सही लिख रहे हैं। अगर आप सही लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप जो लिख रहे हैं उसमें कुछ कमियां रह गई हैं तो आप यहाँ से सुधार लेंगे और फिर इसको फेयर नोटबुक में अच्छी तरीक़ा से लिख के और उसको याद करेंगे। अब आपके सामने ये दिख रहा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो आप खुद बना लेंगे, बहुत सिंपल है। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, अभी भी हमने डिस्कस किया, वो गैस का नाम लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है नेम द मेटल विच इज लार्जली यूज इन मेकिंग ब्रिज, बिल्डिंग एंड मशीनरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस किया यूजेज ऑफ मेटल नॉन मेटल में। उसी से रिलेटेड है, लगभग वही आंसर उसका भी है। नेम द मेटल विच इज यूज फॉर मेकिंग मशीनरी, अगर अलग से भी पूछा जाए। नेम द नॉन मेटल विच इज यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, ये नॉन मेटल से लिया हूँ। वाटर प्यूरिफिकेशन में आप ध्यान देंगे कौन सा मेटल का यूज, नॉन मेटल का यूज होता है।
नेक्स्ट है नेम द नॉन मेटल विच इज यूज इन मेकिंग क्रैकर्स। पटाखा बनाने में आप पटाखा यूज कर, हालांकि पॉल्यूशन ले के कारण हम लोग पटाखा बहुत ना ही के बराबर यूज करते हैं, या करना भी चाहिए, लेकिन अगर करते होंगे या कोई भी करता है तो उसमें कौन सा नॉन मेटल का यूज होता है, ये आपको समझने की, जानने की ज़रूरत है। आपको बताया जा चुका है तो आप इसको लिखेंगे। अब आप देखिए यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, ये आपके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। गिव रीजन, इसमें आपको कारण देना है, बताना है। एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम। आजकल देखते हैं एल्युमिनियम फॉइल में, आप रेल वगैरह में भी जाएंगे, ट्रेन में सफ़र करते होंगे, तो वहाँ भी आप अगर पैट्री कार से खाना मंगवाते हैं तो उसमें वो रैप करके, जैसे पराठा वगैरह लाता है या वेजिटेबल को भी रैप किया रहता है ट्रे में के उसके अंदर। तो ये क्यों ऐसा होता है? तो एल्युमिनियम इज हाईली मैलिएबल। मैलिएबल क्या है? द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल को एक पतले पतले चादरों में बदला जा सकता है, और इसी के कारण वो फॉइल जो है एकदम बहुत पतला शीट को बोलते हैं, और इसके कारण इसको हम लोग रैपिंग पर्पस में यूज करते हैं। ये सॉफ्ट भी होता है और फूड आइटम से रिएक्ट नहीं करता है। मान लो कि ये मैलिएबल है लेकिन फूड से रिएक्ट करेगा तो आप रैप करेंगे नहीं। इसलिए इस कारण से ये एल्युमिनियम फॉइल्स का यूज फूड आइटम को रैप करने में, लपेटने में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। इमर्सन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंसेस। ये पानी गर्म करने के लिए जो इमर्सन रॉड यूज होता है, ये मेटल्स का क्यों बना होता है? तो मेटल्स क्या हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, इसीलिए इनका यूज होता है। इसलिए जल्दी गर्म हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को भी पास करते हैं और वाटर वार्म हो जाता है। प्लास्टिक का आप यूज करते हैं? बोलिए नहीं, क्यों? क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है। नेक्स्ट, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो रही है। अगर आप जिंक सल्फेट ले लेंगे, वो जिंक का साल्ट है, और उसका सॉल्यूशन बना के टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे और उसमें कॉपर टर्निंग डाल देंगे, आप देखते रहोगे, ऑब्जर्व करते रहोगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि कॉपर लेस जिंक से लेस रिएक्टिव है, इसलिए ये जिंक को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। स्टूडेंट्स, ये सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव हैं। ये ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करते हैं और वाटर से भी रिएक्ट करते हैं। वाटर से इनका वायलेंट रिएक्शन होता है, इसलिए हम लोग इसे केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैन यू स्टोर द लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल? एक्सप्लेन। अभी हम लोग फूड आइटम लपेटने की बात किए थे, लेकिन वहाँ ध्यान क्या देना है कि कोई पिकल हो, वो टैमरिंड का हो, मैंगो हो, लेमन हो, पिकल समझते हैं अचार, तो उसको एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखना चाहिए या नहीं रख सकते हैं। क्यों, बताइए? We cannot store lemon pickle in an aluminum utensil because aluminum is a metal. Aluminum क्या है? मेटल है, and metal readily react with acids to produce हाइड्रोजन गैस। लेमन में क्या होता है? एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। मैंगो में भी एसिड है, टेमेरिंड में भी है। तो ये सब क्या होते हैं, इनके जो एसिड्स हैं ये रिएक्ट कर जाते हैं मेटल से, जब ये कांटेक्ट में आते हैं और हाइड्रोजन गैस बना लेंगे, और वो आपका जो पिकल है वो स्पॉइल्ड हो जाएगा, खाने लायक नहीं रह जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट। क्या होता है जब डाइल्यूट एसिड्स को हम लोग कॉपर प्लेट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कॉपर प्लेट पे डालते हैं। अभी मैं बताया था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड्स। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स। कॉपर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि लिस्ट रिएक्टिव है, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगा। कई जगह आप देख लेंगे बहुत सारे बुक्स में लिख देता है कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है, जो कि गलत है। नेक्स्ट है आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है क्वेश्चन, अभी डिस्कस में किया हूँ, रिवाइज भी कराया हूँ क्वेश्चन से पहले। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन डाल देंगे तो क्या होगा, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बना लेगा आयरन सल्फेट। और कॉपर क्या होगा, जो कॉपर मेटालिक कॉपर होगा वो आयरन के ऊपर जमा हो जाएगा। तो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर विल रिप्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन एंड ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल एंड ऑल्सो यू विल ऑब्जर्व द ब्लू कलर टर्न्स ग्रीन। जो ब्लू कलर है वो किसका कलर है, ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का, तो उसका सॉल्यूशन ब्लू होगा। लेकिन वो अगर फेरस सल्फेट बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा, तो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो ग्रीन होता है, आयरन सल्फेट, तो ग्रीन हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे, एक तो आयरन नेल्स के ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाएगा, आयरन नेल्स के ऊपर ग्रीन नहीं ब्राउन कोटिंग आ जाएगा कॉपर का, और कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन आपने लिया था वो ब्लू लिया था, लेकिन अब कैसा हो जाएगा, वो ग्रीन हो जाएगा। अब आप देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी एक्सरसाइज का ही है टेक्स्ट बुक का। सलोनी took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube। सलोनी ने एक बर्निंग चारकोल लिया, ये रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल है विथ ऑक्सीजन। अब चारकोल क्या है, कार्बन है, नॉन मेटल है, इसको जलाइएगा क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको आप टेस्ट ट्यूब में डालिएगा तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जमा होगा। हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस, उस गैस का नेचर क्या है वो कैसे पता करेगी, पहली बात। दूसरी बात कि जो भी रिएक्शन होता है उसका वर्ड इक्वेशन लिखना है, तो वो कैसे करेगी, तो शी कैन फाइंड द नेचर ऑफ द गैस बाय यूजिंग ए वेट लिटमस पेपर। वो क्या करेगी कि जो गैस जब इकट्ठा हो गया है टेस्ट ट्यूब में, उसमें वेट लिटमस लेगी, भिगा हुआ पानी से भिगा देगी लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस भी ले लेगी, रेड लिटमस भी ले लेगी, और 1 बाय 1 दोनों को उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के अंदर ले जाएगी। टेस्ट ट्यूब के अंदर जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, चूँकि इट इज़ हैवियर देन एयर, इसलिए वो एस्केप नहीं करेगा, वो भागेगा नहीं, उड़ेगा नहीं, और वो लिटमस के संपर्क में आएगा। लिटमस का जो वाटर है उस वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके बना लेगा कार्बोनिक एसिड, और उसके कारण जो है एसिडिक एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो इस तरह से वो एसिडिक पता आपको चल जाएगा। तो गैस का नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। और वर्ड इक्वेशन में आप क्या लिखेंगे, कार्बन पहले क्या हो रहा है, चारकोल क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या लिखेंगे, कार्बोनिक एसिड, एंड इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये भी एक टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का है। वन डे रीता वेंट टू ए ज्वेलर्स शॉप। रीता एक दिन, एक लड़की है, नाम दिया गया है सिंबॉलिक, वो ज्वेलर्स के दुकान पे जाती है, लोग जाते हैं, बच्चियां जाती हैं अपने आभूषण को साफ कराने। अगर पुराना हो जाता है तो उस पर डस्ट वगैरह आ गया या कुछ चीज़ के कारण वो डल हो जाता है कभी कभी, तो हर मदर गेव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। नेक्स्ट डे when they brought the jewelry back, they found that there was a slight loss in the weight।
कैन यू सजेस्ट ए रीजन फॉर द लॉस। उन्होंने ज्वेलरी, रीता की माँ ने एक ज्वेलरी गोल्ड स्मिथ को दिया और अगले दिन वो उसको लेके आई, पॉलिशिंग के लिए दिया, उसको चमकाने के लिए दिया, तो उन्होंने पाया कि इसमें थोड़ा सा इसके वेट में लॉस हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्यों, क्या कारण है, पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है, आप सोचिए। उस ज्वेलर ने क्या किया कि द गोल्ड ज्वेलरी इज डिप इनटू एन एसिडिक सॉल्यूशन कॉल्ड एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड दोनों का मिक्सचर बनाया जाता है जिसमें गोल्ड डिजॉल्व हो सकता है। तो वो उस मिक्सचर में क्या करेगा कि गोल्ड को डाल देगा थोड़ी देर के लिए, तो नेचुरली उसमें थोड़ा गोल्ड घुल जाएगा और उसका जो आउटर लेयर है डिजॉल्व हो जाएगा गोल्ड का, तो अंदर का लेयर निकल जाएगा जो चमकेगा भी। लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, शाइनी तो हो जाएगा लेकिन उसके लॉस हो जाएगा किस में, वेट में। तो यही कारण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहेली प्रिपेयर्ड ए ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन बीकर है। ये भी डिस्प्लेसमेंट का है, आप आसानी से इसको बना भी सकते हैं। और यहाँ हम लोग फिर से इसको समझ भी रहे हैं कि दो स्टूडेंट्स हैं, एक पहेली और एक बूझो। एक ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाया है, उसको बीकर ए में रखा, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू होता है। और बूझो ने क्या किया है, येलोइश ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट का बनाया है ग्रीन कलर का, वो बी में रखा है और उसमें उसने कॉपर वायर रख दिया। तो क्या चेंज आएगा दोनों बीकर में ये 1 घंटा के बाद, ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा। अब देखिए ए में क्या रखा हुआ, ए में क्या रखा हुआ है, तो कॉपर सल्फेट है और आयरन नेल है। तो कॉपर सल्फेट में आयरन नेल होगा, तो अभी हम लोग डिस्कस किए क्वेश्चन में कि आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जो मेटालिक कॉपर है वो आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा ब्राउन कलर के रूप में। तो इन बीकर ए रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर विल डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल एंड ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विल बिकम येलोइश ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। क्यों ऐसा होगा कि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। दूसरी तरफ बी में क्या होगा, नो चेंज इज ऑब्जर्व, कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज कॉपर बीइंग लेस रिएक्टिव डज नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट सोल्यूशन में डाले हुए हैं आप कॉपर को, कॉपर क्या है, कॉपर आयरन से लेस रिएक्टिव है, इसलिए वो उसको उससे डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, इसलिए कोई भी ऑब्जर्वेशन, कोई भी रिएक्शन हम लोग ऑब्जर्व नहीं करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसको मैं लिया हूँ। इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उसका तार खींचा जा सके, उसको हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। ये ट्रू होगा, ये ट्रू होता है, यही प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये फॉल्स होगा, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ बोथ क्या, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है आर्टिकल्स मेड अप ऑफ मेटल प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। ट्रू होगा, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। नेक्स्ट ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटल आर एसिडिक इन नेचर। फॉल्स होगा, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, लेकिन मेटल्स के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक। लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन इन वाटर। ये क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को इसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस किया जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है और कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पलर के हैं। तो ऑलमोस्ट जो सिलेबस आपका मेटल एंड नॉन मेटल का है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, इसको मैंने कवर कर लिया है अच्छी तरीक़ा से। आप टेक्स्ट बुक को भी पढ़ेंगे और ये क्वेश्चंस बनाएंगे, और भी कुछ क्वेश्चंस जो, चूँकि पूरा क्वेश्चन मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दिया हूँ, आपके ऊपर भी आप बना सकते हैं, आसानी से बनाएंगे। अगर आपके पास एग्जाम्पलर अवेलेबल है तो आप एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन बना सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। और इस तरह से आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। थैंक यू।